अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, दुनिया एक बार फिर इस सवाल के सामने खड़ी है कि क्या जंग वाकई नागुज़ीर थी या ये सिफारती नाकामी की एक दास्तान है। एक तरफ अमेरिका बदस्तूर अपने मफादात इजराइल की सिक्योरिटी और ख़ित्ते में असर रसूख बरकरार रखने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी खुद मुख्तारी और बका की जंग के लिए मैदान में डटा हुआ है। अमेरिकी सदर का दावा यह है कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, मगर ईरान इस बात की तरदीद कर रहा है। जंग रोकने के लिए पसे पर्दा मुज़ाकरात की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है, जिसमें पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार बताया जा रहा है। अब फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा कल पाकिस्तान पहुँच रहे हैं ताकि इस मुश्किल सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता निकाला जा सके। सवाल ये कि क्या अमेरिका ईरान की दिफाई सलाहियत को महदूद करना चाहता है या मुकम्मल तौर पर झुकाना चाहता है। जंग के इस मरहले पर अमेरिका और ईरान एक दूसरे से आखिर क्या चाहते हैं, इसी पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कार नजबू साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और पीजे मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजबू साकिब साहब, इतने दिनों की जंग के बाद क्या आप ये अखज़ कर सके हैं कि असल में अमेरिका और ईरान एक दूसरे से क्या चाहते हैं और क्या ये जंग नागुज़ीर थी? देखिए, मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ दुनिया भर में जो इस जंग को बड़े गौर से देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ये क्यों शुरू हुई, इसका रीज़न क्या है, इसका क्या वजूहात क्या है। कुछ पता चला है, कुछ नहीं पता चला। अच्छा। यूँ समझिए कि कोई 90% तक हमारी असेसमेंट जो है वो इस जगह पे पहुंच गई है, हमें पता लग गया है कि ये क्या है। पहले तो नजर आता है ना कि जी उनका जौहरी प्रोग्राम ईरान का। दूसरा समझ में आती है कि ईरान जो है वो जो अभी बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि मिडल ईस्ट को उसने, मशरक़ वस्ता को उसने ब्लैकमेल किया हुआ है। ये खलीजी रियासतों में यानी इसके अमेरिकन अड्डे ये तो दहाइयाँ गुजर गई, फिर तेल है इस जगह पे तो उस जगह पे यानी इजराइल का जो है वो, ये सारा कुछ जो है समझ में आता है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा बड़ा हिंट मिला वो था जो जंग शुरू होने से यानी 28 फरवरी से जरा पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक चार्जशीट जो है वो बताई थी, सील से बताया था कि ईरान जो है वो 1979 के वो जो आपका रेवोल्यूशन आया था रूहुल्लाह खुमैनी वाला, उस वक्त से लेके आज तक उन्होंने एक एक चीज गिनवाई। मिसाल के तौर पे इशा के बाद किया ईरान जो था वो मंजूर नहीं था, उसमें उन्होंने वो हॉस्टेजेस का जिक्र किया, अमेरिकन हॉस्टेजेस, एम्बेसी पे बॉम्बिंग की, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद इन्होंने जौहरी प्रोग्राम शुरू किया, जौहरी प्रोग्राम के बाद इन्होंने अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको फना मुल्कों से जो है वो इन्होंने मदद ली। और अभी सूरत हाल ये है कि वो तकरीबन बनाने वाले हैं एक एटम बॉम्ब या उनको कंडक्ट करने वाले। उस वक्त हमें ख्याल आया कि ये शायद रीजन बना रहे हैं ईरान पे हमला करने का। और सीधी सी बात है कि उनको यदि कुछ अंदरूनी जो है वो यानी आपके रीजन हैं अमेरिकन के इंटरनल, कुछ यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना जो तुर्रा है कि मैं जंग करवा के तो जंग बंद कराऊंगा। दूसरी तरफ इजराइल की जो बातचीत चल रही है, हमास के मिसाइल थे गजा में, उसके बाद हूतीस थे यमन में, वो जो प्रॉक्सीज कहते हैं अमेरिकन प्रॉक्सी इधर। तो अगर इसको समझेंगे, इसका रीजन जानने की, तो रीजन इसके डीप रूटेड है, हम इसको कहते हैं। जी। ये कोई एक चीज की वजह से शुरू नहीं, इसमें हुआ सीधा सा है कि टाइम शायद आ गया था दो चीजें करने का। एक तो ये है कि ईरान को न्यूट्रलाइज करने का, जिसमें उसका मिसाइल प्रोग्राम है, उसका तेल का जखीरा है, उस पर कब्जा करने का भी है, हमें पता लगा। और तीसरा ये है कि उसका जो थ्रेट है, जो थ्रेट परसेप्शन है इजराइल, उसको न्यूट्रलाइज करना, ये तो समझ में आ गया। ठीक है। ये भी समझ में आ गया कि इजराइल जो है वो क्यों इसमें पेश है, क्योंकि उसके अपने इसमें रीजंस हैं। वो समझता है और वो समझता था और अभी भी समझ रहा है, हालांकि उसकी बड़ी शिकस्त हो रही है एक तरह से, कि इस इलाके में अगर कोई पावर है तो वो इजराइल है। ये इजराइल सोचता है, क्योंकि हमारे पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें यूं समझिएगा कि कुछ ऊपर के यानी जो सुपरफ्लुअस रीजंस होते हैं, कुछ डीप रूटेड हैं
फैक्ट रिमेन्स की जंग शुरू हो गई और आज 29वां दिन। ठीक बात है। हिलाली साहब, जब जंग शुरू होती है उसके बाद एक चेन रिएक्शन चल पड़ता है, एक ने हमला किया, दूसरे ने हमला किया, रिवेंज लिया जा रहा होता है, वेंडेटा में मुसलसल चल रहे होते हैं, मेन रीज़न भूल जाते हैं लोग। आपको क्या लगता है इस जंग के शुरू होने का मेन रीज़न क्या था? वेरी गुड क्वेश्चन, और आपने बड़े अच्छी तरीके से पूछा भी है कि लोग भूल जाते हैं व्हाट्स द मेन रीज़न। देखिए, आई गेट टू दैट। कहने की बात है कि nobody wanted this war। कभी कभी रीजन होता है ना, तो लोग जंगू लड़ो, इसको अच्छा नहीं है ये वो। Nobody wanted the war, खासतौर अमेरिका एंड अमेरिकन्स, और उससे भी ज्यादा अमेरिकन आर्मी ने कहा कि वो कोई हमें नहीं चाहिए, वो इज नॉट एन इमिनेंट थ्रेट। और बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का जो केंट है, जो भी उसका नाम है, केंट उसका आखिरी नाम है, केंट तो इस्तीफा देके हट किया। कहने लगा कि आई टोल्ड हिम दैट ईरान डज नॉट पोज द मिलिट्री थ्रेट, फिर भी ये लड़ गया। तो क्या चाहिए था उनको ईरान से? इसलिए ये लोगों की रैशनैलिटी, जो रैशनल थिंकिंग थी इनकी, हमें क्या चाहिए जो नहीं मिला है। उन्होंने कहा न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो गए। एंड यू नो JCPOA में वो जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था उससे ओबामा के साथ, एवरी काइंड ऑफ वेरीफाइबल एश्योरेंस और इंस्पेक्शन और सब चीज था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनरिच यूरेनियम को मान गए कि हम नहीं बनाते, फतवा आ गए सब जगह से कि वो नहीं बनाना चाहते हैं। मान गए कि इनरिच नहीं करेंगे यूरेनियम। मान गए कि जो इनरिच हुआ है थर्ड कंट्री को चले जाएगा, रूस या चीन। कसम खाया है कि हम और इनरिच नहीं करेंगे, और कहा कि जो किस्म की इंस्पेक्शन स्कीम आपको चाहिए ले आए। और फिर क्या हुआ? वो भी काफी नहीं था, ये जो अभी निगोशिएशन, वो भी काफी नहीं था। इजराइल ने कहा यू अनलर्न द न्यूक्लियर साइंस, यू स्टॉप नोइंग सो मच अबाउट न्यूक्लियर साइंस एंड स्टॉप मेकिंग मिसाइल्स। यार ये क्या, किस किस्म के ये डिमांड्स थे? देखने के साथ आदमी को पता चल जाता है कि दे आर नॉट सीरियस डिमांड्स, दे आर लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज। राइट। और वही हुआ। आखिर उन्होंने इनको कहा कि हम तो रिजीम चेंज करेंगे, इन सो मेनी वर्ड्स, आई विल बॉम्ब यू फ्रॉम देयर। तो इन अदर वर्ड्स, गवर्नमेंट को भी तुम निकाल दो, लोगों को कह रहे हैं रानी को इनको निकालो, अगर तुम नहीं निकालोगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सो दैट्स अनदर कंडीशन। हैव यू एवर हर्ड, कभी आपने उम्र भर में सुना है किसी मुल्क के गवर्नमेंट को जाके कहें हम तुम्हारे को निकाल देंगे, इस्तीफा देके भाग जाओ? देखिए यार, ये तो हद हो गई। इसलिए कि इजराइल चाहता था, तो इजराइल के लिए इन्होंने कहा, कांग्रेस को इन्होंने खरीदा है। ये जो एपेक है, जिनके पैसे कंट्रोल करते हैं, जिधर 4 बिलियनर्स इस दुनिया में एपेक के हैं, वो कांग्रेस को खरीदा, अमेरिकन मीडिया को खरीदा। सबको पता है, अमेरिकनों को पता है, कहते हैं कुला कहते हैं। तो ये ट्रंप जो हर 2 दिन जाके सू करता है लोगों को, क्यों नहीं सू किया है इन लोगों को, ये जो कह रहे हैं कि इसलिए नहीं कर रहे हैं? देखिए, आई एम सॉरी, इट्स रियली टू मच के एक वजह से दिस इज अ सिंफुल वो। मैं कहता हूं ये इट्स नॉट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और 2 स्टेट्स फाइटिंग। ये एक लोग जो ये किए हैं, दे आर सिक। एक तो ऑलरेडी एक वॉर क्रिमिनल निकल आया। तो आई एम सॉरी, देर इज नो होप इन दिस कंडीशन। इसमें ये पीस आ नहीं सकता, वन हैज टू गिव वे। ठीक है। और क्यों ये सब हो रहा है, क्यों पता है आपको? वन थिंग, ग्रेटर इजराइल। ओ यार, कमाल है। सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया को उनके वो है मुल्क दैट इज गोइंग टू फॉर्म ग्रेटर इजराइल। ये किस किस्म के लोग हैं भाई, ये किस किस्म के चीजें? और ये इसलिए कि ये नेतन्याहू जो है, ये तो ही इज अ क्लासिफाइड होमिसाइडल मैन नाउ। ये तो एक वॉर क्रिमिनल, कोर्ट ने कह दिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये किस किस्म के लोग हैं इजरायली जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप मुझे बताएं। फॉर व्हाट? फॉर ग्रेटर इजराइल?
कि आप हिस्से ले लें 4-5 मुल्क के, और यूएन में तो ये आया ही नहीं है। यूएन इज नॉट सेइंग एनीथिंग, और वो कह भी नहीं सकते, वो वीटो 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 उधर होता जाता है। आई एम वेरी सॉरी, दिस इज ए मैड स्कीम। मेरे ख्याल में कि ये फर्ज है दुनिया का कि ये स्कीम को नहीं होने दें। एंड अमेरिका को छोड़ें, इजराइल, और इजराइल किसके हाथ में हम जानते हैं। सो आई एम वेरी सॉरी, देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस। मैं नहीं समझता कि इसका सोल्यूशन है। ठीक है। मीर साहब, आप समझते हैं कि जब ये जंग शुरू की गई या मुसल्लत की गई अमेरिका की जानिब से, इजराइल की जानिब से ईरान पर, तो कोई सोचे समझे क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे, या फिर सिर्फ इम्पल्स पे चला सारा काम? ये इम्पल्स पे चला है। और आज जो हम बैठ रहे हैं ना, बात ये है, सवाल आपका तो आ गया, जवाब सारे अब क्या कह रहे हैं, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अब बात इस पे आ गई है सारी। क्यों हुआ इसलिए क्योंकि एज द वॉर प्रोग्रेसेस, 1 महीना होने वाला है, वो अपने उन की लोगों को फायर कर रहा है कि जो कि अपने दिमाग की बात कर रहे हैं। होमलैंड सिक्योरिटी को कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी वाले को कर दिया, जिन्होंने बताया कि ईरान इमिनेंट थ्रेट नहीं है। एक आम आदमी, उसको पता नहीं है कि ईरान की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर अटैक करे। वो तो बेसिस पे करेगा, जो 7 बेड़े वहां करेगा, बिकॉज they're nearest to them. So how is America under threat? On the contrary, America has made the Gulf states under threat by having their bases there and fighting their war at the expense of the Gulf states. सो बेसिकली अमेरिका ने सबको इन्वॉल्व कर दिया है। अभी नजमुल साकिब साहब ने भी बात की है, हुतीज ने आज सबसे पहला बैलिस्टिक मिसाइल मारा है इजराइल के ऊपर, आज पूरी जंग के अंदर। अब उन्होंने कह दिया है कि भाई अगर कोई अमेरिका के साथ अलायंस करेगा तो हम तो फिर खड़े हैं साथ। उनका जो जैदीज ग्रुप है, जो कि मिनॉरिटी, उन्होंने ओपनली उनको कह दिया। अब मुझे बताओ कि आपने तो एक वर्ल्ड वॉर के जर्म्स सीड कर दिए हैं, और ये जो सीड आपने जर्म्स कर दिए हैं, इसके रिपरकशंस बहुत डेंजरस हैं। अब आपने जो बात कही है कि भाई ये क्या होगा, क्यों होगा, ये अब मेरी नजर के अंदर, ये नहीं, मैं पैटर्नाइज नहीं कर रहा, मैं बड़ी लॉजिकली बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के ऊपर ओनस है, क्योंकि पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि इस वक्त बहुत एक अहम रोल प्ले कर सकता है, कर रहा है, अलॉन्ग विद इजिप्ट एंड ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक कि इसके अंदर ये जो अमेरिकन अगर आते हैं तो लेट्स वेट एंड सी। लेकिन पाकिस्तान का रोल इतना क्रूशल है, जैसे कि आपने कल भी बात की थी, हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है, लेकिन यहां हमने देखना है कि इस जंग को हमने खत्म कैसे करना है। आपको पता है कि कल पूरी दुनिया लगी रही है कि भाई इकोनॉमिक जो मेल्टडाउन नीचे हो रहा है, ये ट्रंप ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है सारों का। अब वो कहता है जी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो, तो उसके लिए खोलने के लिए कौन आएगा? अगलों ने कह दिया है, ये जो आपका रूबियो है, ग्राउंड ट्रूप्स नहीं जाएंगे। लेकिन आज इनकी जो मूवमेंट हो रही है, मुझे बताएं ये फिर मूवमेंट्स क्यों कर रहे हैं? उनका वो जो शिप है HW बुश, वो आज पहुंच रहा है उधर। अब मुझे बताओ, ये मूवमेंट भी कर रहे हैं, और ये अगाची जो है फॉरेन मिनिस्टर सही बात कर रहा है। हम आपसे बात करते हैं, आप अटैक हम पे कर देते हैं। आपकी तैयारियां कुछ और हो रही हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मैं समझता हूं अमेरिका एक का डबल गेम खेल रहा है, और ये लोगों को पागल बना रहा है। मीडिया को उसने बिल्कुल मफल कर दिया है। जो आपने देख लिया किस बदतमीजी से बात करता है, कोई रिपोर्टर उसको सवाल करता है, आपने देख लिया उसको जवाब क्या कैसे मिलते हैं। सो बेसिकली रामीन, इस वक्त ये जो है ये अपनी सर्वाइवल पे है, क्योंकि अगर नवंबर में, और वो तो रूबियो ने कल कहा है ना जी कि द वॉर विल लास्ट विद इन वीक्स, नॉट मंथ्स, बट वी डोंट सी अ सोल्यूशन। देखो ना कैसे आप एक सोल्यूशन लेके आ सकते हो कि जब दोनों मुल्क जो हैं वो एक पेज पे आ ही नहीं रहे। So how can you have a ceasefire? And if a ceasefire does take place, मुझे बताओ कि आगे when is going to be the next theater? So ये एक बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है जिसको डिफ्यूज परमानेंटली करना पड़ेगा। करेंगे फिर हिलाली साहब की बात,
वो तो ग्रेटर इजराइल मांग रहे हैं। अगर वो ग्रेटर इजराइल मांग रहे हैं तो यू रियली थिंक द इस्लामिक ब्लॉक विल सिट एंड वॉच? आई डोंट थिंक सो। कतरी फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है कि वो दे वांट टू एक्सपैंड। यस, So Qatar is talking openly, other states are not talking openly, but again आज देख लो जो अटैक हुआ है अबू धाबी के ऊपर, आज अटैक हुआ है, उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल से उन्होंने डिफ्यूज किए जो कि समुद्र में गिर गए हैं वो। अब मुझे बताइए ये कौन फायर कर रहा है? वो कहते हैं कि जी हमारे पे अटैक आ रहा था फ्रॉम अबू धाबी। अब मुझे बताओ, people are attacking Iran. Iran is going on the defensive. The world is going against Iran, but we need to come up to a solution. There is no solution right now. हमने अपनी जान बचानी है, बाकी अल्लाह ला खैर सल्लाह। ठीक बात है। नजमुल साकिब साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक दो कमेंट छोटे छोटे। देखिए, ये ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट जो है, ये 1950 की दिहाई में जो इनके ऑफिशियल्स होते थे उनके दफ्तरों में ये ग्रेटर इजराइल का नक्शा लगा। इसका मतलब ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। और जब 1948 में बना इजराइल, तो उसके बाद जो ढके छुपे अल्फाज में हमारे सामने आता रहा, उसमें ग्रेटर इजराइल तो मौजूद था, जिसमें कि 2 स्टेट सोल्यूशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जो कि हमारे सामने है। एक चीज बड़ी जरूरी है जाननी कि आप जंग को, या आपका सवाल जो बुनियादी इस वक्त सेगमेंट है वो ये हो रहा है कि जंग क्यों शुरू हुई जी। तो 2 तरीके से क्विकली आप देख लीजिए कि एक तो ये कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। स्टेटमेंट्स ये आ रही हैं कि हमने इसलिए किया, जौहरी प्रोग्राम वगैरह वगैरह, मिसाइल प्रोग्राम और ब्लैकमेल कर रखा, और हम इसको ये सबक सिखा देंगे, और हमारी एम्बेसी पे ये किया इन्होंने वगैरह वगैरह। लेकिन जो हालात सामने आ रहे हैं वो ये है कि खुल के वो देखना चाहते थे कि ईरान की ताकत कितनी है, ठीक है, उसमें ये दम है कि नहीं। और फिर जो बड़ी ताकतें जिस तरह रूस और चीन वगैरह हैं या यूरोप है, वो क्या रिएक्ट करते हैं। तो एक लिहाज से ये भी बनता है, अगर कोई तीसरी जंग अजीम होनी है, अगर कोई होनी है जिसमें एक चांस है आपका कि न्यूक्लियर्स चलेंगे, तो उसकी कोई रिहर्सल टाइप सूरत हाल भी हो सकता है कि अमेरिकन वॉर गेमिंग में ये हो। और अगर ये आप कहेंगे कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है, मैं नहीं मानता। अच्छा, अमेरिका में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं है, वहां के अक्सर थिंक टैंक्स, स्ट्रेटेजिस्ट जो है, पूरी गवर्नमेंट, कांग्रेस ऑन बोर्ड है। अगर ऑन बोर्ड ना होती तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप एमपी हो चुके होते हैं। जफर हिलाली साहब, हूसियों की एंट्री होती है, ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क कितना मजबूत है, कितना अफेक्टिव हो सकता है इस मामले में, और आप समझते हैं कि नौबत आएगी इस नहज तक कि अमेरिकन बूट्स आ जाएं ईरान में? देखिए, मैं अब पढ़ रहा था कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज को खोलना कोई इतना मुश्किल नहीं है, और एक लैंड इन्वेजन के साथ ये खुल सकता है। मगर जिस आदमी ने ये आर्टिकल लिखा वो खुद अमेरिकन है, उसका खुद आप जहन आप समझ सकते हैं क्या है। आई डोंट नो, मेरे पास इतना मिलिट्री नॉलेज नहीं है कि मैं आपको कह सकूं कि बिल्कुल खुल सकता है। जाहिर है अगर आपके ईरान को आप शिकस्त कर दें और सब लोग फिर आपको मदद करने लग जाएं, ईरानी खुद, तो फिर अलग बात है। मगर एज आई सी इट, मेरे ख्याल में कि जब माइंस, लैंड माइंस एंड वाटर माइंस, और उसके ऊपर जहाज़ों को ब्लो अप करके चैनल को ब्लॉक करना, और वो चैनल काफ़ी नैरो चैनल है, और उसके ऊपर एक लैंड इन्वेजन, अगर ये कह रहे 7,000 लोगों को ये इनिशियली भेजेंगे, मगर खारग आइलैंड में तो बहुत सारे ईरानीज हैं, दे आर वेल डग इन, और एटलीस्ट दे शुड बी। ऐसा तो नहीं है कि दे विल लैंड एंड दे विल बी नोबडी देयर टू फायर एट देम। तो मैं तो समझता हूं कि ये बहुत मुश्किल है, मगर अगर वो अमेरिका समझती है कि वो कर सकती है और ट्रंप समझता है वो कर सकता है, तो फिर शायद करेगा। इतना तो मेरे ख्याल है नटी है कि वो कर सकता है। मगर मैं तो समझता हूं कि जिस किस्म की स्ट्राइफ और टर्मोइल और क्या होगा, इट वोंट बी वर्थ इट। और उसके बाद जो होगा, जो आई मीन द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑलरेडी ऑन द वर्ल्ड इज सो मच। अब तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम कि अमेरिकन फैमिलीज को अपने वो पेट्रोल की रैशनिंग और एवरीथिंग की रैशनिंग करता है। मैं नहीं समझता कि ट्रंप
ये अफोर्ड कर सकता है। अगर ट्रंप चाहता है कि वो नवंबर में पुट इन सम काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस, मैं नहीं समझता हूं कि ट्रंप एक वर्ल्ड रिसेशन और डिप्रेशन छोड़िए, इवन अ रिसेशन टॉलरेट कर सकता है और समझ सकता है कि वो सब करने बाद मैं फिर भी इलेक्शन जीत सकता हूं। आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर अगर फैसला नहीं हुआ तो फिर तो पक्का फिर जंग होगा। आई मीन देन कंट्रीज विल लाइन अप और जंग होगा। उसका अलावा आई डोंट सी एनीथिंग, बिकॉज आपको खोल सकते हैं, आप प्रैक्टिकली खोल सकते हैं, बट यू नीड अ ह्यूज फोर्स, यू नीड 30 to 50,000 पीपल। मैं नहीं समझता कि ये सब होगा। देयरफॉर आई थिंक कि उससे पहले कुछ एग्रीमेंट होनी चाहिए। हालांकि मैं समझता हूं कि इस प्रेजेंट कंडीशंस में कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, नहीं तो ये मसला चलेगा 2, 3, 4 महीने चलेगा। मीर साहब, आप समझते हैं कि प्रॉक्सीज की एंट्री के बाद जब ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकता है, तो ये आप मुमकिन तौर पर देख पा रहे हैं कि ये तमाम जो रीजन, ये तमाम खलीजी ममालिक जो हैं, ये आपस में एक एक्टिवली कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में आ जाएं? ये जब आप कहते हैं कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, वो तो शुरू हो गया है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो बाकी जो आपके जो अरब स्टेट्स हैं, गल्फ स्टेट्स हैं, उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। इस वक्त वो डिफेंसिव पे हैं। दे आर ऑल डिफेंसिव नाउ। कब तक डिफेंसिव पे रहेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। जब हम बात करते हैं कि अगर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर, दूसरी चीज ये है कि ईरान के पास आप जो कह रहे हैं ना न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन, वो तो शुरू हो गई है। आपको एक इजराइल का बॉम्ब जो है उनकी किसी न्यूक्लियर साइट पे जीरो इन कर जाएगा, आपका सारा रेडिएशन तो खुल जाएगी। ये तो कल उन्होंने खुद कह दिया है कि ये खुद एंडेंजर कर रहे हैं न्यूक्लियर एक्सपोजर को। सो बेसिकली कल अगर इसका रॉकेट या मिसाइल चला जाता है किसी इसकी साइट के ऊपर, आप मुझे बताएं, आपके पास तो न्यूक्लियर वॉर तो शुरू हो गई है, रेडिएशन तो खुलती है। बात तो रेडिएशन की है ना जी। लेकिन इसके बाद आप क्या करेंगे? मीडिएशन होगी। मीडिएशन अब है, रेडिएशन बाद में। सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज थिंक वेरी सीरियसली अबाउट इट। अब क्यों हम कैसे इसको सीरियसली करेंगे? जिस पहले कहा, अमेरिका कह रहा है वी वांट टू टॉक, 10 दिन उसने और दे दिए, 10 दिन उसने और दिए, 113 से $100 पे बैरल आ गया आपका तेल का। लेकिन कीमतें, आपने इस पर बात करते हैं बाद में भी, कीमतें फिर भी बढ़ रही हैं। अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड, अमेरिका हैज स्पेंट ओवर $30 billion इन दिस अनजस्टिफाइड वॉर। अब मुझे बताओ, एक अनजस्टिफाइड वॉर के ऊपर फिर उसके बाद ईरान की डिमांड क्या आती है ऊपर? जो इजराइल ने और मेरे अमेरिका ने हमारा नुकसान किया, दे हैव टू पे फॉर इट, सिंपल एज दैट। और उसके बाद अरब स्टेट्स भी गल्फ भी कहेंगे, भाई तुमने तो बेसिस हमारे यहाँ लगाए हुए हैं, नुकसान हमें हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है, हमें क्या मिल रहा है इसके अंदर? ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आगे सिचुएशन आपके सामने आ रही है। और ऊपर से ये क्या कह रहा है, परसों मायमी में क्या कहा है, नेटो एक लेम डक है, नेटो के अंदर जोर ही कोई नहीं है। ये उनको तड़ियां भी दे रहा है, उनको डमीन भी कर रहा है, उनको गंदा भी कर रहा है, बेइज्जत भी कर रहा है, और उसको जवाब भी मिल रहे हैं। लेकिन ये आदमी ढीठ आदमी है। तो बेसिकली हमने इसको देखना है कि अगर तो ये जंग अभी रोक ले, मे बी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इस वक्त राइट नाउ एज आई स्पीक 59% ऑफ द अमेरिकन पीपल हैव वोटेड अगेंस्ट द वॉर। 59%। अब आगे कितने जाते हैं, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जब तक हम इसको संजीदगी से ये ट्रंप नहीं लेगा, हम एक बहुत बुरे मोड़ पे जा रहे हैं। अब इसको कौन रोकेगा? आप मुझे बता दें, आपको कहीं कोई चीज नजर आ रही है? 15 पॉइंट तो उन्होंने दिए है ना, वन साइडेड। आपने इनकी सुनी है? इनकी तो आप तैयार ही नहीं है सुनने के लिए। तो मुझे जो शक पड़ता है, इनको पता है कि अमेरिका के ईरान is capable. Iran is capable of having the nuclear weapons, और वो चुप है। देखो ना, जब बातें निकल रही हैं, कब तक रहेगा? 40 रामीन 40 फुट के नीचे। देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग, 47 years
since 79. 47 years Iran has been preparing. Iran knew what was going to happen. It was preparing, and it has prepared. That is the reason. It's the only country in the world which has stood up to the Americans. Please tell me any other country. मुझे बता दो आप. No one has stood up against the American might. So ये एक बड़ी एक crucial और dangerous waters के अंदर हम फिर रहे इस वक्त. हाँ ठीक है. वेस्ट में तो खैर नज़र आ रहा है कि वो साथ नहीं दे रहे ट्रम्प, जिसके लिए फ्रस्ट्रेटेड भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं. नेटो के हवाले से काफ़ी वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते रहे. जी नजमू साकिब साहब, आप क्या समझते हैं जो सर्कमस्टांसेस इस वक्त नज़र आ रहे हैं, उस हिसाब से जंग किस तरफ जाती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, मुझे जो 3 तरफ से इशारे मिल रहे हैं, तो मैं तो होपफुल हूँ कि ये जंग जो है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है. अच्छा, होने वाली है और किसी नतीजे पे पहुंचने वाली है. जी बिल्कुल. पहला ये है कि अभी तक बूशहर को, जो कि उनका हक है, जिसमें कि न्यूक्लियर और आपके पावर प्लांट्स और ये ऑयल पावर का बिल्कुल जो समझिए कि रीढ़ की हड्डी है, इसी में ही खर्ग आपका आइलैंड है. ये वो जगह है जहाँ पे कि 90% तेल की एक्सपोर्ट होती है. बूशहर पे 3 हमले हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ठीक निशाने पे नहीं लगा. ये पहला इशारा मुझे मिलता है कि अभी तक चीज संभली हुई है. दूसरा इशारा मुझे मिलता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने या हुकूमत अमेरिका ने जी इख्तियार दे दिया है नायब सदर को कि भाई अब आप जंग बंद कराएं. इसका मतलब ये है कि एक दर्जा नीचे आपका आ गया है. तीसरा इशारा मुझे ये मिल रहा है कि तेल का जो फी बैरल था वो $100 से ऊपर चला गया था, 106, 107, अब वो $100 से दोबारा नीचे आ गया. चौथा इशारा ये मिलता है कि सिफारतकारी शुरू हो गई. सिफारतकारी ओपनली शुरू हो गई है और उसमें अमेरिका खुद शामिल है. ये 4-5 इशारे मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये जंग ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि अमेरिका को और इजराइल को पता लग गया है नंबर 1 कि अनटचेबल नहीं है इजराइल. नंबर 2 ईरान जो है वो इतना कमजोर नहीं है. और उसका आज दोपहर में जो उनका आया है, सदर पोजिस्कियन का जो बयान आया, वो बयान है, आम जबान में उन्होंने बताया है कि अगर हमारे इकोनॉमिक सेंटर, मैं जिसको बूशहर की बात कर रहा हूँ ना, अगर हमारे इकोनॉमिक सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब देंगे. दूसरी तरफ जो कि जंग ना खत्म होने का इशारा मिल रहा है, वो 2 इशारे मिल रहे हैं. पहला इशारा ये है कि 50,000 फौजी ऑलरेडी मौजूद हैं, अमेरिकन वहां पे पर्सनल, और आने की उम्मीद है. 2 आर्माडा मौजूद हैं, तीसरे की उम्मीद है. और इस तरफ से हुतीज जो है वो यमन में उन्होंने पहला मिसाइल का हमला इजराइल पे कर दिया है. हिजबुल्ला ने, यानी वो जो आपकी बेस करते हैं लेबनान में, वो भी पूरी तरह से इसके बीच में आ गए हैं. और ईरान जो है जो भी हमला हो रहा है उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है मिसाइलों के. अब इसके बीच में है कहीं पे आपकी असेसमेंट जो आ सकती है. ठीक है कि अभी तक शायद वो मकाम नहीं आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिकन गवर्नमेंट या पेंटागन जो है वो वाकई अपने सदर को समझाए कि ये जंग शुरू से ही गलत थी, हमसे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है, हमें पता नहीं था कि ईरान इस तरह से जवाब देगा. ये सवाल करने की हिम्मत किस में है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को कहे. और फिर दूसरा कि एग्जिट स्ट्रेटजी चूंकि इन्होंने बनाई नहीं थी, इनको फेस सेविंग चाहिए और वो मिल नहीं रही. अब ये जो जेडी वांस को कहा गया कि आप करें शायद इस तरीके से, तो थ्रेट्स भी जारी हैं, एग्जिट स्ट्रेटजी थी नहीं, फेस सेविंग भी ढूंढ रहे हैं. तो नतीजा बॉटम लाइन क्या निकली? बॉटम लाइन ये निकली कि अनकरीब अगर ईरान इसी तरह से डटा रहा, जो कि लग रहा है कि डटा रहेगा, तो ईरान तो हो सकता है कि इसी सिफारतकारी को, जिसमें कि पाकिस्तान सेंटर में है, इसी को बुनियाद बना के अमेरिका को ये कहना पड़े कि इन दोस्तों की वजह से ईरान सारा मान गया, हमने सब कुछ तबाह कर दिया और इन दोस्तों के कहने पे हम जो है इस जंग को बंद कर. ठीक है हिलाली साहब, पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर्स भी पाकिस्तान आ रहे हैं, सऊदी अरब के, टर्की के, फिर इजिप्ट के, इस्लामाबाद आएंगे वो, और इन डेप्थ टॉक्स एक्सपेक्टेड हैं. हाउ क्रूशल और टर्निंग पॉइंट कैन इट बी? देखिए, पाकिस्तान का रोल
जब आप लोग कह रहे हैं ना मीडिएशन का मतलब है टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को मिलाना एंड प्रोजेक्ट दैट। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान कैन प्ले द रोल ऑफ अ मीडिएटर। पाकिस्तान कैन प्ले नो और अ गो बिटवीन वो है जो दोनों साइड्स को समझाता है और समझाता है। इन लोगों को समझ गए हैं, दे डोंट नीड समझाता। इनके बड़े ऐसे इंटरेस्ट हैं विच फोर्स देम टू प्रोजेक्ट इट। इजराइल का है, अमेरिका कर रहा है, और अरब स्टेट्स का है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। मैं तो समझता ये हूँ कि पाकिस्तान का रोल वो है एज अ गुड अरेंजर, कन्वीनर, जो बैठ के वो जो जैसे आपका रोल है हमारे इसमें क्वेश्चंस को ठीक से, अगर मैं कुछ कह दूं और पीजे कुछ कह दे जिस पे ऐसा लगता है कि हमारा टक्कर हो रहा है, आप इंटरवीन करके कह सकती है नहीं उनका मतलब ये था और ये था और वो था। कहने की बात ये है कि आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान का वो मीडिएशन का रोल है। मीडिएशन का रोल, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, you have to be stronger than the people who you are mediating for. तो मेरा अपना ख्याल है एक लिमिटेड रोल है, but it's a very good diplomatic role. It's a very it shows कि लोगों को एक कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में। We are well meaning, दोनों साइड्स के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं और दोनों साइड्स जो हैं चाहते हैं कि हम एज अ फ्रेंड ऑफ बोथ साइड्स बैठ के कुछ मसला हल करें। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई अवाम के लिए रिलीफ है या फिर आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जबकि खित्ते में जंगी सूरत हाल भी शिद्दत इख्तियार कर रही है। सवाल ये कि अगर जंग यूं ही जारी रहती है और आबना हरमुज़ को खुला रखने के लिए कोई आलमी फार्मूला सामने नहीं आता, तो फिर क्या आने वाले दिनों में अचानक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा पेट्रोलियम मसनूआत में? अब पाकिस्तानी मईशत की हालत पहले ही पतली है। जो भी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर 56 अरब की सब्सिडी दी है, उसे हुकूमत कब तक बर्दाश्त कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। माजी में हमने देखा था इमरान खान हुकूमत ने यूक्रेन रूस जंग के दौरान आवाम को सिर्फ 10 रुपये की फ़ी लीटर सब्सिडी दी थी, तो तब मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातें से मुल्क के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने से जोड़ती थी। तो सवाल ये कि इस सब्सिडी और उस सब्सिडी में क्या फ़र्क है। पीजे मीर साहब, एक बहुत बड़ा जो क्रिटिसिज्म होता था खान साहब पर, वो यही होता था कि जी आपने सब्सिडी दे दी, आपने हुकूमत के ख़जाने को चोट पहुंचाई है, ये तो लॉन्गर रन में सस्टेन किया ही नहीं जा सकता, खाली हो जाएगा हमारा ख़जाना। बट अभी जो सब्सिडी दी गई है, आप समझते हैं कि इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होंगे कौमी ख़जाने पर? ये आपका बड़ा क्रूशल और बड़ा क्रिटिकल सवाल है। हम हर जगह सब्सिडी और सब्सिडाइज करने पे लगे हुए हैं। ये नहीं कि लोगों को खुद मुख्तार करें। हम लोगों को खुद मुख्तार नहीं करते। हम कहने जी इधर दे दो उधर दे दो, आपके वो ऑरेंज ट्रेन चलती है या जो दूसरा बस का सिस्टम है वहां आप सब्सिडी लगाइए। और भाई देखो, यू हैव टू पे फॉर व्हाट यू डू, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम हर एक को खैराती क्यों इसलिए करते हैं कि मैंने पावर में रहना है, मैं अगर ज्यादा करूंगा मुझे वोट नहीं मिलेगा। ये हमारा प्रॉब्लम है। अब देखो, जब हम प्राइसेस की बात करते हैं, पाकिस्तान 85% जो तेल है वो सऊदी अरेबिया से लेके आता है। अब वहां हमें प्रॉब्लम पड़ रही है इस वक्त। अब ये जो प्रॉब्लम पड़ रही है आपको, इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो आपने देख ही लिया। कैसर बंगाली आपने नाम सुना होगा, इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े अच्छे ही है। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा हम तो लोन टू लोन सर्वाइव कर रहे हैं। हम एक क्रूशल एक बड़े मरहले पे पड़े हुए हैं। लोन से लेते हैं, लोन को उतार रहे हैं, लोन को ले रहे हैं, लोन को उतार रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं जा रहे हैं। हम आप देखें पाकिस्तान खड़ा किस मरहले पे खड़ा हुआ है। हम कितना अपना डेट उतारा हुआ है। ये डेट कहाँ से आ रहा है? आपसे और मेरे से। ये सर्कुलर डेट भी आपका यहीं से बढ़ जाता है, आपका एक्सटर्नल डेट भी यहीं से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को ठीक नहीं रखा। और आज जो पेट्रोल जो आपका बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है, एक तो गवर्नमेंट की नेसेसिटी है। देखो ना, मैंने कहा है, ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ, तो ना शहबाज शरीफ, तो ना बेनजीर, ये अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देता। पैसा देता है कौम, अवाम देती है। कैसे देती है? थ्रू टैक्सेशन। अब आप टैक्सेशन भी करते हैं, आप उनको रिलीफ भी नहीं वापस देते, तो लोग आपको टैक्स क्यों दें? कि आपका बिजनेसमैन जो है पाकिस्तान के अंदर, आप उसको
तबाह के उसको तबाह कॉन्टेक्स्ट करते हैं। डू यू गिव देम दैट रिटर्न्स जो कि उनके लीगल और वैलिड रिटर्न्स हैं? डू यू गिव देम? नो यू डोंट। सो द क्वेश्चन इज, जब आप ये नहीं करोगे लोग टैक्स क्यों देंगे? आपका टैक्स बेस बड़ा है कोई नहीं है, बढ़ाते हैं कोई नहीं है। मुझे कई लोगों को बड़ी बुरी बात लगती है, लेकिन सही बात है, जब तक हम मार्केट ट्रेडर को टैक्स नहीं करोगे, उसका $1 ट्रिलियन बिजनेस है, और वो जो पैसा है वो कैश लेता है, कच्ची रसीद देता है, एफबीआर को पैसा जाता नहीं है। तो गवर्नमेंट की तिजोरी कहां से बढ़ेगी? कल वो कहेंगे जी 200 रुपए का पेट्रोल है, 300 का पेट्रोल है, तो वो तो हमने पे करना है। तो जिसने टैक्स देना है आप उसको तो पकड़ते नहीं हो, मार्केट ट्रेडर को। सो बेसिकली आप अपने सिस्टम को रिफॉर्म करो। ये जब आप इसको रिफॉर्म कर लोगे, आप सरवाइव भी करोगे। और आज जो पैसे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के, ये कोई गवर्नमेंट खुशी से नहीं करती है, याद रखना। कोई गवर्नमेंट खुशी से नहीं करती है। एक तो उनको पता है उनका परसेप्शन खराब होगा, लोगों के अंदर अफवाहें पड़ जाएंगी और दूसरी चीजें आएंगी। लेकिन यहाँ हमें चाहिए इस मुश्किल वक्त के ऊपर कि देखो, हमने जो भी गवर्नमेंट है हमने उसका साथ देना है, हमने उसका गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी है। क्यों? क्योंकि हम भी एक टर्मोइल के अंदर हैं, एक नेशनल कैलामिटी है। इस कैलामिटी के अंदर वो कहते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो वी हैव गॉट टू बी यूनाइटेड हियर एट दिस करंट मोमेंट इन टाइम। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आप समझते हैं कि ये एक तशवीशनाक बात है कि 56 अरब की सब्सिडी फ़िलहाल हुकूमत ने बर्दाश्त करने का फ़ैसला किया है, और वैसे तो ये एक अच्छाई के ज़ुमरे में आ रही होती है चीज़, बट लॉन्गर टर्म में इससे हुकूमती ख़जाने पर काफ़ी इम्पैक्ट होता है नेगेटिव। आप समझते हैं इस वक्त ये बेस्ट सोल्यूशन था, बेस्ट स्ट्रैटेजी थी जो गवर्नमेंट कर सकती थी? तो 2-3 सवालों के जवाब ढूंढते हैं जी। कि किस बेसिस पे कैलकुलेशन की गई है कि 56 अरब ये जो स्टॉक हमारे पास मौजूद था, तेल का, ईंधन का, कितना मौजूद था, और उसको किस हवाले से आपने बढ़ा के जो है वो किया है, बेचा है। जो रसद आ रही है, जो सप्लाई आ रही है, उसके बारे में जरा बताइएगा, कहाँ से आ रही है, किस रेट पे आ रही है। तो इस तरह के 3-4 टेक्निकल पॉइंट्स अगर आपको समझ आ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक रिलीफ दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, और उसमें उन्होंने तसल्ली दी है कि हमारी हुकूमत एक तो सिफारती हिसाब किताब कर रही है, हम उनकी कोशिश कर रही है, दूसरा ये है कि हम आवाम के मसाइल को समझते हैं। अब यहाँ पे जो बुनियादी चीज है देखने की वो ये है कि IMF ने जब भी आपको कर्जा दिया, IMF का जब भी कोई प्रोग्राम शुरू हुआ तो उन्होंने 3 शराइत हमेशा रखी जी। 3 शराइत पे आज तक तो अमल नहीं हुआ, और मैं ये इस हुकूमत की बात नहीं कर मैं उन तमाम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ। पहली, सबसे टैक्स लें अमीर आदमी से खास तौर पे। दूसरा, ये जो सब्सिडीज दाएं बाएं आप देते हैं इसको बंद करें। तीसरा, हुकूमती अखराजात को कम करें, बहुत ज्यादा हद तक कम करें। ये तीनों चीजें लगातार दिहाइयां हो गई हैं जब से IMF शुरू हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, सब्सिडियां दे रहे हैं उन लोगों को, और वो जाली किस्म के कागज दाएं बाएं होते रहते हैं, वो सब्सिडी मिलती रहती है। एक चीज यहाँ से जाती है अफगानिस्तान से वापस आती है, अल्लाह अल्लाह खर्चल्ला, उसमें डबल प्रॉफिट जो हम ले रहे हैं। अच्छा, टैक्स हम ले नहीं रहे, टैक्स नेट जो है वो आपका ठीक नहीं है। ये लॉन्ग टर्म वाली बात। ये जो आपने ये जो बताया प्राइम मिनिस्टर ने जो कल कौन से खिताब किया है, इसमें उन्होंने तसल्ली दी है कि भाई हम आपके साथ हैं, और इसमें लेकिन टेक्निकली अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसका जवाब मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के पास है। खुशी की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कौन से खिताब किया और ये रिलीफ दिया। उम्मीद करते हैं कि वो सिचुएशन ऐसी ना आए कि जिसमें अवाम को पेट काटना पड़ता है, जो कि हालत क्यूबा की हुई थी जबकि सोवियत यूनियन जो है डिसइंटीग्रेट हुआ था, और $1 बिलियन जो आता था वहां से वो आना बंद हो गया, और क्यूबा ने अपने आप को सस्टेन किया। हर एक ने वाकयातन पेट पे पत्थर जो है फेंका। मुझे लगता है आखिरी बात इस वक्त की, अगर तो अवाम को, दुनिया में किसी भी मुल्क की अवाम को अपनी हुकूमत की दयानतदारी पे शक नहीं है, उनको पता है कि हुकूमत दयानतदार है, यकीन करे जैसे क्यूबा की मैं मिसाल दे रहा हूँ, तब लोग इस नुकसान को मिन हैसुल कौम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अगर दयानतदारी बीच में नहीं है तो आप अच्छा इकदाम भी लेंगे
कुछ सवालिया निशान जो हैं जगह जगह नजर और सर पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है इस लिहाज से, इस कॉन्टेक्स्ट में? मैं इस बारे में आप चाहूंगा कि आप, मैं और हम सब पैनल जो है वो इस हुकूमत की दयानतदारी पे बाकायदा एक सेगमेंट रखें। अच्छा। और तसल्ली से अपने अपने व्यूज पे। बहुत लंबा सेगमेंट हो जाएगा या फिर बहुत ही छोटा होगा सेगमेंट इस पे बात करने के लिए। हिलारी साहब, यही बात कि जब इससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में हमने देखा सब्सिडी दी गई तो उसमें ये क्रिटिसिज्म आया कि वो पॉलिटिकल इमेज बिल्ड करने के लिए, और एक ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इससे हुकूमत को बहुत नुकसान होने जा रहा है, शॉर्ट टर्म प्लान है क्योंकि खुद इन्होंने चले जाना है बाद में और फिर सारा नुकसान दूसरी आने वाली हुकूमत को भरना पड़ेगा। क्या ये हुकूमत जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है सब्सिडी देकर यही अप्रोच नहीं अपना रहे? देखिए, क्राइटेरिया जो भी अप्रोच बना रहे हैं, क्राइटेरिया सिर्फ एक होता है, व्हाट इज़ गुड फॉर द कंट्री, क्या अफोर्ड कर सकता है इस मुल्क। अगर वो आपको पता चल जाए तो वो इट इज़ योर लास्ट लाइन, उसको आप किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। स्ट्रिंजेंट रैशनिंग से कर सकते हैं आप, जो 6-6 घंटे में लोग क्यूज़ में खड़े होते हैं, या आप आके अवाम को कह सकते हैं, आए प्राइम मिनिस्टर साहब अवाम को कहें देखो मैं रोक सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इसके लिए आप लोगों के पास इतना सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि 4 और 6 घंटे जैसे इंडिया में आजकल हो रहा है, क्यूज लग रहे हैं स्टेशंस पे, पेट्रोल स्टेशंस पे, वो आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको, हमने कैलकुलेट किया है कि दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द अमाउंट, कंसिडरिंग कि हमारे को कितना आ रहा है। तो ये यू हैव टू अबाइड बाय दिस। फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।